गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर जिसकी स्टडी कर रहे थे, आज उसी एक क्रम में सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेंगे जिससे हमें कुछ कंसेप्ट सीखने को मिले। तो क्वेश्चन हमारा ऐसी बना बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि in a spherical ball of radius r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical. A small block is kept in a ball at a position where the radius make an angle theta with the vertical. The block rotate with the ball without any slipping. The friction coefficient between the block and the ball surface is mu. Find the range of angular speed for which the block will not slip. ठीक है, तो देखिए सवाल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 24, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमको एक हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ठीक है, और इस बॉल के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जो कि वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। ये रेडियस आर है और इस बॉल के सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारा, म्यू। क्लियर, म्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस बॉल को ओमेगा से रोटेट करेंगे तो ओमेगा की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज कितनी होनी चाहिए कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे इस पे। बात समझ में आ रही है? आप लोग छोटे पे बचपन में ऐसा खेल खेले होंगे कि किसी कंटेनर में ये कंचा जो गोली खेलने वाली होती है उसको लेके अगर कंटेनर को घुमा रहे हैं तो गोली उसके अंदर घूमती है, ठीक है ना। अगर कंटेनर की स्पीड आप हल्की से बढ़ाते हैं तो गोली ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, ठीक है ना। ये ऐसे क्या होता है, ऊपर की तरफ आने लगता है। और अगर कंटेनर की स्पीड नीचे डाउन करते हैं तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें यही पूछा है कि हम ओमेगा की रेंज कितनी रखें, कहां से कहां तक रखें कि ये ब्लॉक अपने पोजीशन से हिले ना, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। सवाल समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखिए सवाल कैसे करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि किस ओमेगा के लिए ये फिक्स रहेगा यहीं पर, ठीक है ना। किस ओमेगा के लिए ये यहां पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहां से कांटेक्ट सरफेस है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसकी मास mg है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, जब ये रोटेट करेगा तो ये जो ब्लॉक है हमारा, इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है इस तरीके से। यानी इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करे। वो कंपोनेंट कौन सा होगा, एन साइन थीटा। एन यहाँ पर है, थीटा यहाँ पे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल। कितना हो गया, ओमेगा दिया हुआ तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। उसी तरह एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर जी tan थीटा। ठीक है, आर हमें नहीं निकाला, हमें ओमेगा निकालना है, ठीक है ना। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू जी tan थीटा बाई आर, जी tan थीटा बाई आर अंडर रूट। क्लियर? अच्छा, ये आर कौन सा रेडियस है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ठीक है ना, ये आर। और हमें ये आर मालूम है, ठीक है ना, हमें ये आर मालूम है। और आर ये हमने लिया हुआ है क्योंकि सर्कुलर पाथ इस ब्लॉक का ऐसा ही कुछ होगा। तो ये एंगल थीटा है और ये आर है। तो स्मॉल आर को क्या ले सकते हैं, बी बाई एच इज
कॉस थीटा, यानी ओमेगा बराबर जी tan थीटा बाई आर क्या होगा, ये थीटा है, थीटा हमारा ये है यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा। इस ओमेगा से अगर हेमिस्फेरिकल बॉल को घुमाया जाए तो ये ब्लॉक रहेगा, यही पर है, स्टेशनरी रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन सवाल हमसे ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है कि ओमेगा का रेंज बताइए, ठीक है ना। ये तो एक फिक्स्ड ओमेगा है कि इसी ओमेगा पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर इस ओमेगा से ज्यादा ओमेगा हमने दिया तो, या फिर क्या होगा इस ओमेगा से हमने कम ओमेगा दिया तो। ज्यादा ओमेगा देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाने लगेगा, कम ओमेगा देंगे तो पार्टिकल किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। पार्टिकल का मतलब जो हमें ब्लॉक रखा है, ठीक है। इसीलिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, मतलब अगर ओमेगा इससे ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन इसको स्लाइड होने से क्या करेगा, बचाएगा, ऊपर जाने से बचाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज तो मिली हुई, क्या, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा, ठीक है ना। सवाल हमारा ये था, यहाँ पर ब्लॉक है, ये आर था, ये थीटा, क्लियर। इसको भी यहीं लिख देते हैं, चलिए देखिए क्या होगा अगर ओमेगा हमारा ज्यादा हो जाए किससे, अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, ओमेगा अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा से ज्यादा हो जाए, मतलब ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, कि ब्लॉक ऊपर आ जाता है, क्लियर है। तो मैं अब इस ब्लॉक के फ्रेम में आके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्योंकि यहां से सवाल करना आसान हो जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में हमारा एक नॉर्मल लग रहा है, ये रेडियस आर था, ठीक है। स्यूडो फोर्स एक तब इधर लगेगा, स्यूडो फोर्स यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये आर कौन सा रेडियस है, स्मॉल आर, ठीक है। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, और एक एम जी इधर लग रहा है, क्लियर। ब्लॉक तो हमेशा क्या है, स्टेशनरी रहेगा, फ्रिक्शन उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करो। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा है हमारा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है ना। यानी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है, ठीक है। अब देखिए मैं वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एन, ठीक है ना, इधर क्या लग रहा है, एन, एम जी का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, वो कंपोनेंट क्या है, एम जी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है एन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, वो कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड साइन थीटा, क्लियर। और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस डायरेक्शन में, यानी एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस डायरेक्शन के अलावा फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। देखिए इधर एक फ्रिक्शन लग रहा है, एम जी का कंपोनेंट इधर लगेगा, एम जी साइन थीटा, और एक फोर्स इधर लगेगा। तो देखिए एफ प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, क्लियर। यहां से फ्रिक्शन हमारी क्या आ गई, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा
माइनस एम जी साइन थीटा। क्लियर? ये फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है, इतना फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। दिस फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग। लेकिन हमें मालूम है कि जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा होता क्या है, म्यू इंटू एन, ठीक है ना, म्यू एस इंटू एन आप लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया एफ। एफ हमारा कितना था, ध्यान से देखिए, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो म्यू है भाई, एन हमारा क्या था, एन यहां पर कितना आ गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए, एम से एम सबका कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और ओमेगा को एक पास लाते हैं। देख, इसके बाद सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है, ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म को एक पास लाते हैं, तो ओमेगा को टर्म को सबको इधर ला रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये टर्म इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। क्लियर? क्लियर यहां तक? चलिए, बस अब यहां से कुछ करना नहीं। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, और आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या किया गया, क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो हमने कंडीशन ली विदाउट फ्रिक्शन। पहले हमने सॉल्व करके देखा कि ओमेगा कितने ओमेगा पे पार्टिकल क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। तो क्या आया था हमारा, अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा। आर वहां पे कैपिटल आर था, ठीक है ना, मतलब आप चाहें तो इस स्मॉल आर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्मॉल आर को रिप्लेस करेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या है, जी यहां पर कॉमन ले लें, तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्या ले सकते हैं, कैपिटल आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम ओमेगा ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई आर साइन आर कॉस थीटा से दें, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू से ज्यादा रखें, तो मैक्सिमम ओमेगा कहां तक हो सकता है, यहां तक। मतलब फ्रिक्शन जो सपोर्ट करेगा पार्टिकल को कि पार्टिकल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्लाइड ना करे, इस केस में तो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगी, तो वो मैक्सिमम इस ओमेगा तक रोक सकता है। मतलब देखिए ओमेगा का रेंज बढ़ गया, ठीक है ना। इससे ज्यादा अगर हो गया, ठीक है ना, ओमेगा इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस वैल्यू से ओमेगा कम हो गए तो क्या होगा, पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्लाइड करने लगेगा। अच्छा, देखना है कि ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो म्यू वाला टर्म क्या हो जाता हमारा, जीरो, तो ऊपर जी साइन थीटा बचता, यहाँ पे ये जीरो हो जाता, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाता, क्या था, अंडर रूट जी बाई
आर कॉस थीटा। तो यही आया था ना जब हमें फ्रिक्शन यूज नहीं किया था। क्लियर? तो चलिए इसको याद रखिएगा, मैं इसको इधर में लिख लेता हूं, ओमेगा लेस देन अंडर रूट जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर? अब क्या होगा अगर, ये तो पहला केस हुआ, दूसरा केस क्या होता अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो जाती किससे, अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा, इससे कम हो जाती तो कितनी कम होती तो काम चल जाता। तो देखिए फिर से आइए फिगर बना लेते हैं। अब तो सारा खेल आपको समझ में हो गया। आगे नहीं होगा कि अगर ओमेगा कम करेंगे इससे, इतने ओमेगा पे तो पार्टिकल ऐसे चल रही थी, कोई दिक्कत इसको नहीं थी। अगर ओमेगा इससे भी कम हो जाता तो पार्टिकल नीचे आने लगता या फिर ये ब्लॉक नीचे आने लगता, तो फ्रिक्शन किधर लगने लगता, ऊपर की तरफ, मतलब फ्रिक्शन सपोर्ट करने लगता। ये नहीं ठीक है, मैं तुम्हें कुछ छूट दे रहा हूं कि ओमेगा तुम अपना कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगा, लेकिन इसके लिए एक लिमिट है। तो लिमिट क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। तो नॉर्मल हमारा इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा था, ये थीटा था, ठीक है। एन सेंट्रीफ्यूगल किधर लग रहा है, इधर की तरफ, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम जी किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन बनेंगे, देखिएगा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस में ही इंटरचेंज होगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है। आइए एन, ठीक है ना, नॉर्मल एन बराबर इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर, एन बराबर क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। क्लियर? इसका कंपोनेंट इधर आएगा और फ्रिक्शन तो है ही इधर, और साथ में एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट। तो नीचे की तरफ हमारा लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। क्लियर? इतनी, अच्छा फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इस पर हमको उधर लेके चले जाइए, एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। दिस फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम गोइंग डाउन, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किससे कम होनी चाहिए, लिमिटिंग से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारी क्या हो जाएगी, तो पहले एफ को लिख लेते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू इंटू एन, म्यू तो म्यू हो गया, एन कितना है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। क्लियर है? एम से एम 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 गया, ठीक है ना। ओमेगा वाले टर्म को एक पास लिख लेते हैं, तो इसको ही उधर भेज देते हैं, ठीक है, और बाकी टर्म को इधर लाते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा जी साइन थीटा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, म्यू मल्टीप्लाई है यहाँ पे इंटू साइन थीटा, और इस टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। क्लियर? यहां से आप अगर ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से आर कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, आर को यहाँ पे स्मॉल आर को फिर कैपिटल आर से रिप्लेस कर लेते हैं, कैपिटल आर साइन थीटा इन ब्रैकेट म्यू साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा प्लस यहाँ पे कोई टर्म है जो छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा, कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। ओमेगा की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सवाल देखने में बड़ा था लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं था। ठीक है ना, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, अदरवाइज क्रिस्टल क्लियर हो जाता, कोई बहुत टफ नहीं था। तो मेन लॉजिक हमारा क्या था क्वेश्चन का कि अंडर जी बाई आर कॉस थीटा, ये ओमेगा था, इस ओमेगा से अगर हेमिस्फेरिकल बॉल घूमता तो पार्टिकल स्लाइड नहीं करते विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन ने एससी वर्मा में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हमसे रेंज पूछा था, तो इससे ज्यादा ओमेगा होता तो फ्रिक्शन नीचे लगता, उस केस के लिए एक सॉल्व कर लेते हैं, और इससे कम होता ओमेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगता, उस केस के लिए सॉल्व कर लेते, तो वहां से हमको रेंज मिल जाता। यानी ओमेगा की वैल्यू इससे ज्यादा ही होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, यानी यहां से लेके यहां तक का रेंज हमारा क्या है, ओमेगा का रेंज। ठीक है, ऐसा ही ठीक क्वेश्चन आपसे हूबहू क्वेश्चन आप बैंकिंग में करते हैं। ठीक है ना, मतलब रोड जब बैंक में रहता है तो उस केस में भी यही कंडीशन होती है, अगर फ्रिक्शन को हम इन्वॉल्व कर दे तो। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन नॉर्मल कंपोनेंट हमें क्या दे देता है, सेंट्रीपिटल दे देता है, तो वहां पे अंडर रूट आरजी टेन थीटा से वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ रहेगा, कम होगी तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, और विदाउट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट आरजी टेन थीटा। तो सेम वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा दिया। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर दिए। ठीक है, क्लियर है, चलिए आइए इसी के साथ आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 क्वेश्चन कह रहा है कि a particle is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal, consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be a circular. What is the radius of the circle? The radius is called radius of gyration of the circle. ठीक, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि अगर किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, तो पार्टिकल जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, उस हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो भी कर्व है, जो कर्व का जो छोटा सा हिस्सा है, उसका रेडियस क्या होगा। मतलब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा हुआ, क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई रैंडम ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, कोई भी रैंडम कर्व, तो हर कर्व अपने आप में किसी न किसी पॉइंट पे एक इंस्टेंटेनियस सर्किल को बनाता। जैसे मैं इस पोर्शन की बात करूं, इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन देखिए, यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस सर्किल ऐसे बनाया हुआ, ठीक है। इस पोर्शन को देखिए तो यहाँ पर भी एक इंस्टेंटेनियस सर्किल ऐसा बना हुआ, फिर इसे देखेंगे यहाँ भी एक, बस सर कर्व का कोई ना कोई छोटा सा पार्ट इंस्टेंटेनियस सर्कल बनाया ही रहता है। यहाँ तक कि अगर आप स्ट्रेट लाइन भी ले लेंगे तो वो भी एक सर्कल ही है जिसमें रेडियस क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। प्रूफ भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो। खैर, यानी अगर पार्टिकल इस कर्व के अलॉन्ग चल रहा है तो पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी और ये जो एक्सेलरेशन, ठीक है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी, एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, ठीक है ना, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, ठीक है। तो वेलोसिटी और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, सेंटर की तरफ इधर ही। अगर इसे ये सेंटर है तो मतलब रेडियस के अलॉन्ग ही रहे, तो यानी सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है हमको वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर आराम से मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर। ये आर क्या है, ये आर वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वही रेडियस है जो किसी ना किसी सर्किल का पार्ट हो, ठीक है। तो यहां से आर बराबर हम क्या लिख लेंगे, v स्क्वायर बाई ए सी। ए सी क्या है, ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो कर्व बना हुआ है, ये भी कर्व एक इंस्टेंटेनियस सर्किल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस समय जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, जी है। और यहाँ पे जो रफ्तार है ये u है, तो रफ्तार x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u cos थीटा। और हमें मालूम है प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, u cos थीटा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, फिर सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। r बराबर क्या लिख लेंगे, v स्क्वायर बाई ए सी। v स्क्वायर क्या हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई ए सी, ए सी जी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, कोई डाउट? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। What is the radius of curvature of the parabola traced out by the projectile in the previous problem at a point where the particle velocity make an angle theta with the horizontal, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 25 था ना, 26 जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे ही में पूछा है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है। तो डेटा चेंज करने से हमें क्या लेना देना, हमने तो कंसेप्ट सीख लिया कि हमें इंस्टेंटेनियस सर्किल पता चल गई, तो वहां पर बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ढूंढना है, ढूंढ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है हमसे, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने प्रोजेक्टाइल बनाया है, ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने प्रोजेक्टाइल बनाया है उसको थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया था। तो जब एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, जब एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तब बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। यानी एंगल जब थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है ना, मतलब पार्टिकल कहीं इधर कहीं पहुंचेगा, ठीक है, इधर की तरफ आ रहा होगा, बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ये क्या हो गया, थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ क्वेश्चन में क्या हो गया, थीटा बाई 2। तो बताइए कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब खुद सोचिए, इस पार्ट, अच्छा जी किधर है, इधर की तरफ, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कुछ होगा भी, हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो इस कर्व के लिए देखिए इंस्टेंटेनियस सर्कल हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है, जी हमारा सेंट्रीपिटल यहाँ पर नहीं है, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ठीक था, सेंट्रीपिटल था, यानी जी का कंपोनेंट कोई हमें क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर कोई एक जी का कंपोनेंट होगा, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है हमारा थीटा बाई 2, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल का थीटा बाई 2 एंगल बनाया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। क्लियर है। तो जी का कंपोनेंट सेंटर के लॉन्ग, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे रहती है उसके बीच में रिलेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर। यानी ये v लेना है, v हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर ये u cos थीटा है, यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा बाई 2। क्लियर। तो v बराबर क्या आ गया, u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, v स्क्वायर बाई AC।
बी स्क्वायर हमारा क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एसी क्या था, एसी हमारा ये जी कॉस थीटा बाई 2, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाई 2। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी सिमिलर ही था, कैसा 25 की तरह, बस किसी और एंगल के लिए क्वेश्चन दे दिया था, तो आपको इससे परेशान नहीं होना, किसी भी एंगल के लिए दे, कर्व का कोई ना कोई पार्ट एक इंस्टेंटेनियस सर्किल बना ही लोगे, तो आप कहीं भी पूछेगा तो आप सवाल आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख लेते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, a block of mass m moves on a horizontal circle along against the wall of a cylinder room of a radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. The block is given an initial speed v naught as a function of speed v. Write the normal force by the ball on the block and the frictional force by the ball and the tangential reaction of the block. ठीक है, क्वेश्चन आसानी है, बहुत टफ तो है नहीं। ठीक है, तो क्या मैं इसको करा दूं अभी कि बाद में, चलिए देख के लेते हैं। ठीक है ना, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल रूम दिया हुआ है। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल रूम ऐसे कुछ है। ठीक है, क्लियर, और यहां पर हमको एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है ना, इसके कॉर्नर। ठीक है, क्लियर, और इस ब्लॉक को v वेलोसिटी दी गई, v नॉट वेलोसिटी, जो कि क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे दिखाएं, अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ब्लॉक अगर यहाँ पर है ऐसे, तो इसको v वेलोसिटी इधर दी गई है, v नॉट वेलोसिटी इधर की तरफ, मतलब ये ऐसे घूमेगा। ठीक है ना, तो पहला जो क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राइट द नॉर्मल फोर्स बाय द बॉल ऑन द ब्लॉक। ठीक है ना, तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका फ्री बॉडी आप बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा। बॉल को ऐसे एक नॉर्मल इधर लेगा, एक नॉर्मल इधर लेगा, ये नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्या करेगा, ये नॉर्मल क्या देगा, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये देखिए एक कर्व पे है ऐसे, मतलब यहां से आपको साफ समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल यहाँ पर ऐसे, ये नॉर्मल किधर की तरफ डायरेक्टेड है, सेंटर की तरफ, मतलब यही नॉर्मल हमें क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यानी mv²r। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया। पहला पार्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा था द नॉर्मल फोर्स बाय द बॉल ऑन द ब्लॉक। ठीक है ना, बॉल के द्वारा ब्लॉक पे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द बॉल एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, चलिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन, कौन सा एन होगा, कौन सा एन होगा, ब्लॉक जब ये चल रही है। ठीक है ना, ये ब्लॉक चल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये टॉप व्यू है, ऐसे ऐसे चल रही होगी ना, यहाँ पर फिर आ जाएगी, यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी जो फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन, तो एन कौन सा लेंगे, ये जो वॉल लगा रही है इस ब्लॉक पे, तो यानी यहाँ पर जो एन होगा वो यही वाला एन होगा, ये एन नहीं होगा, एन बराबर एम जी, ये नहीं होगा,
हमारा क्या हो जाएगा, म्यू mv² बाई आर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक है, ये भी ध्यान में रखना है। क्यों सॉरी स्टैटिक नहीं है, कैसा है, काइनेटिक है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ब्लॉक क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। थर्ड पार्ट इसी का दिया हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए। ठीक है, क्या बताना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ध्यान से खुद सोचना है आपको कि अगर ब्लॉक जो यहां पर था, ठीक है ना, नॉर्मल ऐसे लग रहा था, ये इधर की तरफ आ रहा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो क्या है, म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर, और फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं एक माइनस साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको आंसर में माइनस साइन दिया होगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन किधर की तरफ है, पीछे की तरफ, ये फोर्स पीछे की तरफ है, बॉडी की तरफ चल रही है, आगे की तरफ। तो मैंने चैप्टर के डिस्कशन में ही, काइनेमेटिक्स में भी बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब मोशन कैसा है, रिटार्डेटिंग। क्लियर? इसलिए एक्सेलरेशन को यहाँ पे नेगेटिव लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि integrate the tangential acceleration to obtain the speed of a block after 1 revolution। ठीक, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का हमारा सी पार्ट था। डी पार्ट कह रहा है ये इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम क्या निकालें, वेलोसिटी निकालें। ठीक है ना, तो देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ए को क्या लिख सकते हैं, डीबी बाई डी टी। तो टाइम का तो फंक्शन है नहीं यहाँ पे, तो टाइम्स ना लिख के हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी डीजी बाई डीएस। ठीक है, डीएस या डीएक्स मतलब ये डिस्टेंस है। ठीक है, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इस वी से ये भी कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो डीवी बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बाई आर इंटू डीएस। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर लो, इसे भी इंटीग्रेट कर लो। जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, उस समय वेलोसिटी क्या थी हमारी, वी नॉट दिया है। इनिशियल रफ्तार क्या दिया था, स्पीड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इनिशियल स्पीड कितनी है, वी नॉट। एक रिवोल्यूशन के बाद, एक रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 पाई। उस समय वेलोसिटी क्या हो, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वी। क्लियर? अब तो यहां से बस कैलकुलस से और कुछ है नहीं। डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, लॉग वी। ठीक है, यहां पर माइनस म्यू बाई आर कॉन्स्टेंट है, डीएस का इंटीग्रेशन एस 0 से 2 पाई। यहाँ पर v नॉट से v, अपर लिमिट रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, log v माइनस लोअर लिमिट log v नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू आर बाई 2 पाई। क्लियर? अब इसे अरेंज कर लीजिए, आप आंसर आ गया। हमें v चाहिए था, तो log a बाई b को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस b को क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू बाई आर इंटू 2। ठीक है, बेस ई है, एक्सपोनेंट को उधर लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, v बाई वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस म्यू आर बाई म्यू इंटू 2 पाई बाई आर। ठीक है ना, म्यू इंटू 2 पाई बाई आर। तो v बराबर क्या आ जाएगा, v नॉट e टू द पावर माइनस म्यू 2 पाई बाई आर। ये हमारा रिलेशन हो जाता। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कौन सा था, 27 आई थिंक। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था, हाँ 27। क्लियर? तो आज इतना ही रहने देते हैं। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है।
नेक्स्ट सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि सारे HC1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं, ठीक है। अधिक से अधिक 2 वीडियो और बनेंगे इसमें, तब तक के लिए आप बने रहिए, ठीक है। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।